हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ही चैनल एलएस ऑनलाइन क्लासेस में। और आपके साथ जुड़ चुकी है आपकी प्यारी सी मुस्कान मैम। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही मस्त होंगे और आप लोग की एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आपके साइंस का 50 टॉप क्वेश्चन लेके आए हैं, जिसमें से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने ही वाले, ठीक है, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप भी इसका आंसर लगाइएगा और मुझे बताइएगा कि आप लोग इसमें से कितना आंसर सही कर पाए, ठीक है। तो चले क्वेश्चन पे, चलते हैं क्वेश्चन पे, ठीक है। तो आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि पौधे में जननांग कहाँ पाए जाते हैं। पौधे में जो है वो जननांग कहाँ पाए जाते हैं, तो आपका ऑप्शन है जड़ में, पुष्प में, तना में या फिर फल में। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि पौधे में जो जननांग पाए जाते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा, पौधे में जननांग पाए जाते हैं पुष्प में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? पुष्प में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसमें होती है? जंतुओं में होती है या फिर कवक में होती है या फिर परजीवियों में होती है या फिर हरे पौधे में होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वो किसमें होती है? तो याद रखिएगा, प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है ये होती है आपके किसमें होती है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ये हरे पौधे में होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसमें होती है? हरे पौधे में, ठीक है, याद रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है आपका प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से क्रिया में ऑक्सीजन किससे जल बाहर, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से बाहर निकलता है। क्या बाहर निकलता है? ऑप्शन है जल, ग्लूकोज, CO2 या फिर डिक्टियासोम। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन किससे बाहर निकलता है? तो आपका क्या हो जाएगा? तो आपका है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से ऑक्सीजन किससे बाहर निकलता है? तो याद रखिएगा CO2 से। ऑक्सीजन किससे बाहर निकलता है? CO2 से, ठीक है, समझ पा रहे हैं। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है आपका जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है। तो जठर ग्रंथियां जो है वो कहाँ पाई जाती है? तो आपका ऑप्शन है यकृत में, अमाशय में, अग्नाशय में या फिर मुंह में। तो याद रखिएगा, जठर ग्रंथि जो पाई जाती है वो पाई जाती है यकृत में। कहाँ पाई जाती है जठर ग्रंथि? यकृत में पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो ग्लाइकोलाइसिस की जो प्रक्रिया है वो संपन्न किस में होती है इसमें से? तो आपका ऑप्शन है स्टोमाटा में, केंद्रक में, माइटोकॉन्ड्रिया में या फिर कोशिका द्रव में। तो ग्लाइकोलाइसिस की जो प्रक्रिया है वो किस में संपन्न होती है? तो याद रखिएगा, ये जो संपन्न होती है कोशिका द्रव में संपन्न होती है। कहाँ संपन्न होती है? कोशिका द्रव में, ठीक है। एथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से बनता है? एथाइल अल्कोहल जो है वो किस प्रकार के श्वसन से बनता है? तो आपका ऑप्शन है वायवीय, अवायवीय, AB दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, एथाइल अल्कोहल जो बनता है वो किस प्रकार के श्वसन से बनता है? तो अवायवीय श्वसन से। किस प्रकार के श्वसन से? अवायवीय, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? इसमें से कौन है जो सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है? तो आपका ऑप्शन है एड्रीनल, पिट्यूटरी, मेडुला या फिर थायराइड। तो इसमें से कौन है जो आपका अंतःस्रावी ग्रंथि है? तो याद रखिएगा, कौन हो जाएगा आपका? पिट्यूटरी ग्रंथि, ठीक है। इसमें से सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन हो जाएगी आपकी? तो पिट्यूटरी ग्रंथि, याद रहेगा, ठीक है। और आप लोग भी इसका आंसर लगाइए और मुझे जरूर बताइएगा कि आप लोग इसमें से कितना आंसर सही कर पाए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पौधे के वायवीय भागों से जल के ह्रास की क्रिया कहलाती है। तो पौधे के वायवीय भागों से जल की ह्रास की जो क्रिया है वो क्या कहलाती है? तो आपका ऑप्शन है विसरण, वाष्पोत्सर्जन, उसके बाद है परागण, उसके बाद निषेचन। तो पौधे के वायवीय भागों से जल की ह्रास की जो क्रिया है वो क्या कहलाती है? तो वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। क्या कहलाती है? वाष्पोत्सर्जन, ठीक है। नेक्स्ट है आपका घेघा रोग पनपता है। घेघा रोग किससे पनपता है जी? तो आपका ऑप्शन है रक्त की कमी से, चीनी की कमी से, आयोडीन की कमी से या फिर मोटापा से। तो याद रखिएगा, आप लोग को याद भी होगा कि घेघा रोग किससे पनपता है। तो याद रखिएगा, घेघा रोग जो पनपता है आयोडीन की कमी से पनपता है। किससे पनपता है घेघा रोग? आयोडीन की कमी से, ठीक है। नेक्स्ट है आपका रक्त के हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को कहते हैं। रक्त के हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं? तो आपका ऑप्शन है प्लाज्मा, लिम्फ,
सीरम या फिर सफेद कणिका। तो क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है रक्त के हल्के पीले रंग को कहा जाता है, याद रखिएगा, ये जो होगा हो जाएगा आपका सीरम हो जाएगा, ठीक है। रक्त के हल्के पीले रंग चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं? सीरम कहते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका रक्तचाप मापने के उपकरण को कहते हैं। तो रक्तचाप मापने का जो उपकरण है उसको क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा रक्तचाप मापने के उपकरण को जो हम कहते हैं वो क्या कहते हैं? तो आपका ऑप्शन है स्टेथोस्कोप, उसके बाद है अमीटर, उसके बाद है लैक्टोमीटर, उसके बाद है सिफगैमोमैनोमीटर, ठीक है। तो रक्तचाप मापने के उपकरण को सिफगैमोमैनोमीटर कहा जाता है, ठीक है। वाष्पोत्सर्जन क्रिया पाई जाती है। तो वाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया है वो किसमें होती है, ये यहाँ पे आपको बताना है। तो याद रखिएगा आपका ऑप्शन है जंतुओं में, पौधे और जंतु दोनों में, इनमें से कोई में नहीं। तो वाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया होती है वो किसमें होती है? तो याद रखिएगा पौधे में होती है। किसमें होती है? वाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया होती है वो किसमें होती है? पौधे में होती है, ठीक है। निम्नलिखित में किसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? तो यहाँ पे ये आपको बताना है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन है ऊंट में, घोड़ा में, तिलचट्टा में या फिर मानव में। तो याद रखिएगा इसमें से किसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? तो ये पाया जाता है तिलचट्टा में। किसमें पाया जाता है जी? तिलचट्टा में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका रक्त क्या है? पदार्थ है या फिर उत्तक है या फिर कोशिका है या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो इसमें से आपको बताना है कि रक्त इसमें से क्या है। तो याद रखिएगा रक्त जो है वो एक उत्तक है। क्या है रक्त? रक्त एक उत्तक है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मूत्र का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है? तो मूत्र का पीला रंग जो है वो किस वर्णक के कारण होता है, ये यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है। तो आपका ऑप्शन है ल्यूकोप्लास्ट के कारण क्या, या फिर क्लोरोप्लास्ट के कारण, या फिर यूक्रोम के कारण, या फिर क्रोमोप्लास्ट के कारण। तो मूत्र का जो पीला रंग है वो किस वर्णक के कारण होता है? तो याद रखिएगा ये यूक्रोम के कारण होता है। मूत्र का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है? तो यूक्रोम के कारण, ठीक है। निम्नलिखित में कौन एक उभयलिंगी जंतु है? ये तो आप लोगों को जरूर पता होगा। इसमें से कौन है जो एक उभयलिंगी जंतु है? तो आपका ऑप्शन है हाथी, गाय, कुत्ता या फिर केचुआ। तो अगर नहीं पता है तो याद रखिएगा केचुआ है, ठीक है। और पता है तो अच्छी बात है कि निम्नलिखित में कौन है जो एक उभयलिंगी जंतु है, तो केचुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? तो यूरिया जो है वो रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? तो आपका ऑप्शन है वृक्क से, फेफड़ा से, यकृत से या फिर इनमें से किसी से नहीं। तो याद रखिएगा यूरिया जो है वो रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? तो आपका हो जाएगा यकृत से। यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? यकृत से प्रवेश करती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन है। तो जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन इसमें से क्या हो जाएगा आपका? तो आपका ऑप्शन है CFC, DDT, ATP या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला आपका जो हो जाएगा रसायन कौन सा है? DDT, ठीक है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में कौन एक प्राथमिक उपभोक्ता है? इसमें से कौन है जो एक प्राथमिक उपभोक्ता है? तो आपका ऑप्शन है अपघटक, उसके बाद है शाकाहारी, उसके बाद है मांसाहारी, उसके बाद है सर्वाहारी। तो इसमें से कौन है जो एक प्राथमिक उपभोक्ता है? तो याद रखिएगा आपका क्या हो जाएगा? शाकाहारी हो जाएगा। कौन हो जाएगा जी? शाकाहारी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है? इसमें से कौन है जो एक भूमिगत जल का उदाहरण है? तो आपका ऑप्शन है कुआं, नदी, समुद्र या फिर तालाब। तो इसमें से कौन है जो भूमिगत जल का उदाहरण है? तो याद रखिएगा कुआं हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा? कुआं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीव का विकास कहलाता है मेंडलवाद या फिर लैमार्कवाद या फिर डार्विनवाद या फिर सूक्ष्म विकास। तो प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीवों का विकास क्या कहलाता है? डार्विनवाद कहलाता है। क्या कहलाता है? डार्विनवाद। याद रहेगा ना, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हरे पौधे कहलाते हैं उपभोक्ता कहलाते हैं क्या, या फिर अपघटक कहलाते हैं, या फिर उत्पादक कहलाते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हरे पौधे जो है वो क्या कहलाते हैं? याद रखिएगा हरे पौधे उत्पादक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं?
हरे पौधे उत्पादक कहलाते हैं। ठीक है, अंडोत्सर्ग का कारण है, इसमें से कौन है जो अंडोत्सर्ग का कारण है? तो अंडोत्सर्ग का आपका कारण जो हो जाएगा वो कौन हो जाएगा? LH हो जाएगा। कौन है अंडोत्सर्ग का कारण? LH हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लेगरहंस की द्वीपिका कहाँ पाई जाती है? तो लेगरहंस की जो द्वीपिकाएं हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? तो आपको ऑप्शन है अंडाशय में, अमाशय में, अग्नाशय में या फिर वृक्क में। तो लेगरहंस की जो द्वीपिकाएं हैं वो कहाँ पाई जाती है? वृक्क में पाई जाती है। लेगरहंस की द्वीपिका जो है वो कहाँ पाई जाती है? तो याद रखिएगा ये जो पाई जाती है ये वृक्क में पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में निम्नलिखित में किसका होना आवश्यक है? तो थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में इसमें से है जो किसका होना आवश्यक है? तो यहाँ पे ये आपको बताना है। तो आपको ऑप्शन है आयरन का या फिर मैग्नीज का या फिर क्लोरीन का या फिर आयोडीन का। तो याद रखिएगा थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में इसमें से किसका होना आवश्यक है? तो आयोडीन का होना आवश्यक है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका निश्चल कणिका पाई जाती है। तो निश्चल कणिकाएं जो है वो कहाँ पाई जाती है? तो आपका ऑप्शन है नेफ्रॉन में, न्यूक्लियस में, न्यूरॉन में या फिर इनमें से कोई में नहीं। तो आपका क्या हो जाएगा? निश्चल कणिका कहाँ पाई जाती है? तो याद रखिएगा ये न्यूरॉन में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है निश्चल कणिका? न्यूरॉन में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है आपका मानव मस्तिष्क का वजन होता है। तो मानव मस्तिष्क का जो वजन है वो कितना होता है? तो याद रखिएगा 1.2 से 1.4 kg। ठीक है,